ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं शादी हो रही होती है जहाँ पर फियोना नाम की एक लड़की बैठी हुई होती है। उधर से उसका होने वाला हस्बैंड आता है, दरवाजा बंद करता है। जैसे उसका घूंघट उठाता है तो फियोना देखकर हैरान रह जाती है कि आखिर उसके सामने ये कौन है। कहती तुम कौन और यहाँ पर क्या करने आए हो। उसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि वो किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है और अपनी नाइट स्पेंड कर रही होती है। जब मॉर्निंग होती है तब हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, वो चार्ल्स है जो कि कोल फैमिली का सेकंड सन है और वहां पर फियोना उसे तैयार कर रही है। यहाँ पर चार्ल्स कहता है क्या हुआ फियोना, क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाया कि तुम मुझे इस तरह देख रहे हो। कहती है कि जरूरत नहीं है ये सब बातें दोहराने की, मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि तुम मेरे हस्बैंड के छोटे भाई हो तो उसी हिसाब से रहो। और भले ही मेरे हस्बैंड की बहुत पहले डेथ हो गई हो लेकिन आज भी वो मेरे लिए मेरे हस्बैंड है, तो मैं बस तुम्हारी वाइफ होने की यहाँ पर ड्यूटी अदा कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ ने जबरदस्ती शादी करवा दी थी। तुम्हारा भाई यहाँ से 6 साल पहले चला गया है लेकिन आज भी मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ। इस पर चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि अच्छा, जब तुम मुझे अपने हस्बैंड ही नहीं मानती हो तो हमारे 2 बच्चे कैसे हो गए। कहती है कि वो बातें मत दोहराओ, मैं प्रिंसिपल के खिलाफ तो नहीं जा रही लेकिन पूरी दुनिया को तो यही पता है ना कि मैं सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई की वाइफ हूँ। हमारी और तुम्हारी शादी तो तुम्हारे भाई के मरने के बाद चुपके से की गई, किसी को कानो कान खबर तक नहीं है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। वहां पर वो दोनों बहस कर रहे होते हैं। कहती है मेरी बात सुनो, अगर लोगों को पता चला ना तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम एक अच्छी खासी पोजीशन पर हो मैजिस्ट्री के यहाँ पर, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पोजीशन पर कोई भी खतरा है। यहाँ पर कहीं न कहीं चार्ल्स को अच्छा लग रहा था कि फियोना उसकी केयर कर रही, लेकिन फियोना बहुत ही ज्यादा डर रही होती है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ लेकिन क्या सच में ये दुनिया एक्सेप्ट करेगी इस प्यार को। वो तैयार हो रही होती तभी पता चलता है उसका मरा हुआ हस्बैंड वापस आ चुके हैं। कहती क्या, उसके हाथ से सारा मेकअप का सामान नीचे गिर जाता है। वहां पर जेम्स खड़े होते अपनी माँ को गले लगाते, उसकी माँ खुद तेते से रो रही होती है। कहता है कि माँ, इस लड़की ने मेरी जान बचाई। वहां पर वो एक दूसरी औरत को लेकर आए हुए होते, उससे शादी हो गई होती है और उसका एक बेटा भी होता है। कहता है इसका नाम जॉन है। फियोना को पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने तो शादी कर ली है। तब उसकी माँ कहती है कि ये जेम्स तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी तो वाइफ है ना। कहता है मैं नहीं उस फियोना को पसंद करता हूँ, मैं आपको कितनी बार बताऊं कि वो मुझे फियोना बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे लिए उसके मन में कोई फीलिंग नहीं है, तो आप क्यों जबरदस्ती का बोझ मेरे ऊपर डाल रही हैं। यहाँ पर जो जेम्स की वाइफ होती है ना, वो चुपचाप बस खड़ी होकर सुन रही होती है। पीछे से फियोना आ जाती है तो फियोना की दासी कहती है कि आप मेरी मिस को इस तरह निराश करेंगे ना, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब जेम्स की नजरें पड़ जाती हैं फियोना पर। फियोना की खूबसूरती 6 साल बाद भी वैसी ही देखकर ना उसको अब जलन महसूस हो रही होती है। यहाँ पर उसकी वाइफ को भी जेलेसी लग रही थी कि वाह, इतनी सुंदर वाइफ को छोड़कर इसने मेरे से शादी की। अब वो पुराने टाइम को याद करता है जब फियोना के साथ उसकी शादी फिक्स हुई थी और वेडिंग नाइट के दिन जब उसने घूंघट हटाया तो उसने सामने देखा जेम्स है। यहाँ पर जेम्स कहता है क्यों, मुझे तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। कहती है नहीं, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, तुम यहाँ पर कैसे आए। कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे अपने हस्बैंड के रूप में नहीं मानते हो, लेकिन मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि जब मेरी माँ तुम्हें देखने गई थी तो वो मेरे भाई के लिए नहीं, मेरे लिए देखने गई थी। हाँ, लेकिन तुम्हें पहली नजर में ही मेरे भाई से प्यार हो गया। कोई बात नहीं, शादी तो मेरे से ही फिक्स हुई थी ना, तो इस बात को मत भूलो। कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहता है ऐसा ही हुआ है, इतना जान लो। वो भागने लगती है तो वो दौड़ाने लगता है। कहता है कि भाग कर कहाँ जाओगी, रहोगी तो मेरे पास ही ना। कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी बाहर से संदेशा आता है कि आपको कोई बुला रहा है। तो इस पर फियोना बहुत रोती है कि उसके साथ क्या हो गया। अभी इधर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जहाँ पर जेम्स कहता है कि वाह, इसकी जितनी भी खूबसूरती है ना वो सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही से डिजर्व करता हूँ। कहता है सुनो फियोना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो तुम मेरी कॉन्कुबाइन बन जाओ या तो ये घर छोड़कर चली जाओ। अब यहाँ पर जो उसकी माँ होती है ना, बच्चों को लेकर बाहर चली जाती। कहता है माँ, ये बच्चे किसके हैं, यहाँ पर ये बच्चे कैसे आए, बताइए ना ये बच्चे किसके हैं। कहती है कि उसकी माँ तुम यहाँ पर ट्रबल क्रिएट मत करो। एक जो जेम्स की वाइफ होती है जाती है फियोना के पास। कहती है वाह, क्या कोइंसिडेंस है, हम लोग फिर से फैमिली बन गए हैं। सिस्टर कहती है हाँ, मुझे पता है कि तुम मेरे हस्बैंड को बहुत पहले से सेड्यूस कर रही थी। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड जिंदा है। कहती हाँ, तुम्हारे हस्बैंड जिंदा थे, हमारे फादर जो है ना नंबर के क्रिमिनल थे, तो क्रिमिनल की डॉटर के साथ मेरा पति कैसे रह सकता था। इसी वजह से मैंने उससे शादी कर ली और प्लीज मैंने उसके साथ हर रात बेड शेयर किया है, तो तुम्हारा वहां पर कोई लेना देना नहीं है।
तो तुम्हें ना जलन तो होगी ही। यहाँ पर फियोना बस चुपचाप सुन रही होती है। वो लगातार मजाक उड़ा रही होती है कि 6 साल तुमने अकेले रातें गुजारी हैं, उसका क्या। फियोना को हंसी आ रही होती है उसकी बातों पर, बोल देती है कि थैंक यू सो मच कि तुम इस तरह के हस्बैंड को अपने साथ लेकर गई, वरना मैं यहाँ पर अपनी सारी विशेष को फुलफिल कैसे कर पाती। कहती क्या मतलब, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा। तब तक पीछे से जेम्स आ जाता है, कहता है कि सुन लो मेरी बात, तुम अपनी चॉइस को तैयार रखो कि तुम क्या करोगे। फियोना कहती है क्या तुम मुझे सच में फोर्स कर रहे हो, तुम मुझे फोर्स कर ही नहीं सकते हो। जेम्स को बहुत गुस्सा आता है कि माँ देखो ना इसकी अकड़ देखो, ये इस तरह से मुझसे बात करे, इसे कहो ना नजरे नीचे करे। घर का पूरा चार्ज ना अब फियोना के हाथ में है, तो हम सब इसके कहने पर ही चलते हैं। तो हम 6 साल पहले का सीन देखते हैं, जब सबको पता चल गया कि जेम्स की डेथ हो गई, तो चार्ल्स अपना काम कर रहा होता है। तो उसकी माँ जाती है, कहती है कि ये जो है सूप पी लो, इससे तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा हील करेगी। लेकिन वो यहाँ पर नहीं बताती है कि उस सूप में ड्रग मिला हुआ है। तो चार्ल्स कहता है क्या चाहती है माँ आप मुझसे बताइए। कहती है कि तुम्हारे भाई की तो डेथ हो गई, लेकिन हमारे खानदान को बढ़ाने वाला कोई नहीं है, या तुम अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ जा सकते हो, उसके साथ सो सकते हो। कहता है माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता था कि आप इतने आगे तक जाएंगी। वो रोने लगती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे खानदान का नाम ये पर मिट जाए, तुम तो शादी करना नहीं चाहते हो, ऊपर से फियोना भी अकेली है। कहता है कि अच्छा तो क्या आप मेरी भाई की वाइफ को मुझे दे देंगी, आप ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन इतनी देर में उसको चक्कर आने लगता है। कहता है माँ इस सूप में क्या मिला है तो बताइए ना। दो नौकर आ जाते हैं और उठाकर फियोना के रूम में छोड़ देते हैं और बहुत ज्यादा सूप उसको पिला दिया जाता है। तो मदर इन लोग प्रे कर रही होती है कि प्लीज हमें एक वारिस दे दो, हमें एक वारिस दे दो। इन सब बातों को सोच कर ना मदर इन लोग थोड़ा सा अपने मुंह पर चुप्पी साध कर रखती है कि अगर मैंने जरा सा भी जुबान खोली ना तो मेरा कारनामा सबके सामने आ जाएगा। जेम्स की वाइफ बोलती है कि मदर इन लॉ अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं आ गई हूँ ना। वैसे भी मेरे फादर तो मिनिस्टर हैं और मैं अच्छे से जानती हूँ कि घर को कैसे संभाला जाता है, तो ये सारी घर की जिम्मेदारी मैं ले लूंगी और सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तुरंत ही फियोना बोल पड़ती है कि अपना मुंह बंद करके रखो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। तब इस पर जेम्स बोलता है अच्छा तो तुम्हें बोलने की इजाजत मिल गई है। पर जेम्स की वाइफ बोलती है कि तुम एक स्मॉल फैमिली से बिलोंग करती हो और इतना रूड होने की कोशिश कर रही हो भी मुझसे। शेरा बोलती है कि डोंट वरी मदर इन लॉ, मैं आपकी बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी। जेम्स बोलता है माँ मैं कहाँ पर रुकूं। तो मदर इन लॉ बोलती है कि बेटा तुम्हारा रूम ना गेस्ट रूम है अभी। नहीं माँ मैं जहाँ पर रुका था वहीं रुकूंगा। बार बार जिद कर रहा होता है। कहती कोई बात नहीं, अभी के लिए वहाँ पर रुक जाओ, बाद में तुम्हारे लिए अलग रूम बनवा दिया जाएगा। शेरा बोल रही होती है कि ये सारा जितना सब कुछ है मैं इंजॉय करूंगी, क्योंकि जो इसका भाई है वो भी मैजेस्टी के यहाँ पर काम करता है और मेरा पति तो है ही इतना अच्छा, ये सारी की सारी ग्लोरी मैं ही बिलोंग करती हूँ। तब तक वहाँ पर जॉन आ जाता है। जॉन को देखते ही शेरा बोलती है ये इकलौता ग्रैंडसन है इस घर का। तो मदर इन लॉ बोलती वाह वाह ये तो एकदम मेरे बेटे जैसा लग रहा है। कहता हाँ मदर। तो वहाँ पर जेम्स बोलता है लेकिन वो तो बाहर बच्चे घूम रहे हैं, वो किसके बच्चे हैं। तब यहाँ पर मिसेज कोले थोड़ा सा घबराने लगती है। कहता है बताओ ना माँ वो दोनों बच्चे किसके हैं। कहती है कि कुछ नहीं बस ऐसे ही। वो अपनी बातों को घुमाने लगती है। तभी दोनों बच्चे वहां पर जोएल और जो आ जाते हैं। कहते हैं माँ ग्रैंड माँ देखो ना इसने मुझे मारा है। कहते क्या हुआ क्यों मारा। लेकिन पहले अपनी माँ के पास जाते। कहते मामा हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया। जेम्स खड़ा हो जाता है। कहता माँ आखिर तुम इसकी माँ हो, मुझे बताओ बच्चे कहाँ से आए। जेम्स को बहुत गुस्सा आता है। कहता है कि माँ ये मेरे बच्चे नहीं है तो किसके बच्चे हैं, क्योंकि मैंने तो फियानो के साथ नाइट ही नहीं स्पेंड की। मन में मदर इन लॉ सोच रही होंगी अगर जेम्स को पता चलो तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। कहता है अच्छा बच्चे अडॉप्ट किए हैं इसी वजह से। शेरा बोलती है कि हाँ यहाँ पर ये बच्चे रह सकते हैं, शानो शौकत आराम की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं जॉन इस घर का बायोलॉजिकल बेटा है, तो शानो शौकत पहले उसे ही बिलोंग करेगी, उसके बाद ये दोनों आएंगे। तब फियोना खड़ी होती कहती ठीक है मैं यहाँ से अभी के अभी जा रही हूँ। जैसे ही वहां से जाने लगती है तो जेम्स पीछे से बोलता है कि देखो अभी भी मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, मेरी सेकंड वाइफ बन जाओ। वहां से फियोना बिना कुछ कहे चली जाती है। मदर इन लॉ कहती है कि सर्वेंट यहाँ आओ इन दोनों लोगों को रूम में ले जाओ। फिर चार्ल्स वापस आ जाता है मैजेस्टी के यहाँ से और बहुत सारी पेस्ट्रीज वगैरह लेकर आया हुआ होता है जो कि फियोना को बहुत पसंद थी। लेकिन उसे पता चलता है कि उसका भाई वापस आ गया है तो वो भाग कर जाता है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम पेस्ट्री मेरे लिए लाए हो ना। कहता है माँ आप इसकी फैमिली की बहुत केयर करती है ना, तो मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि मैं आपको माँ के रूप में नहीं देखता हूँ। कहते हैं कि अभी तक तुम्हारे भाई को नहीं पता चला है कि फियोना तुम्हारे साथ सोई है। वैसे मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर थी ना, लेकिन अभी
ये बहुत एम्बेरसिंग न्यूज है, धीरे धीरे उसे पता चलेगा तो ज्यादा ही सही रहेगा। चलो ना अभी इसे सीक्रेट ही रहने दो। और वो दोनों बच्चे अडॉप्ट लिए। कहता नहीं माँ, वो दोनों बच्चे अडॉप्ट किए हुए नहीं, वो मेरे बच्चे हैं। अभी हम फिर से पुराना सीन देखते हैं जहाँ पर जो मिसेस कोले थी ना, चार्ल्स को बांध दिया था और वो चाहती थी कि चार्ल्स जो है किसी न किसी लड़की के साथ फिट हो जाए, लेकिन जबरदस्ती उसे फियोना के साथ बांधा गया। अब जब उसे फियोना से प्यार हो गया, वहां पर उसका भाई लौट आया। अब उसकी माँ फिर से पीछे हटने लगी। कहती है कि ये सब याद रखो कि तुम्हारे भाई को ये सब नहीं पता चलना चाहिए। कहता है मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो आपको ये सब चीज बतानी पड़ेगी। मदर इन लॉ थोड़ा सा टेंशन में आ जाती। फियोना बैठी होती, सोच रही होती, उसके हाथ में चोट लग जाती है। कहता है क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? और जेम्स वापस आ गया। कहती है कि हाँ। चार्ल्स को गुस्सा आता है। कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि अब उससे शादी करने का सोच रही हो। इतना याद रखो कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तो वो कहती है मुझे दर्द हो रहा है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ से खून बह रहा होता है तो उसे सही करने लगता है। कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जेम्स को लाइक करती हो या नहीं लाइक करती हो, लेकिन अगर मुझे तुम्हें फोर्स भी करना पड़े अपने पास रहने के लिए तो मैं करूंगा। तब तक जेम्स आ जाता है तो चार्ल्स दरवाजा बंद कर लेता है। जेम्स कहता है दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। चार्ल्स जो है दरवाजे के पास फियोना को रोक लेता है। कहता है इतना याद रखो कि अगर चिल्लाई तो जेम्स को पता चल जाएगा। वो उसको किस करने लगता है तो जेम्स को आवाज सुनाई देने लगती है। यहाँ पर वो मुंह पर हाथ रख लेती तो चार्ल्स हाथ हटा देता है। जेम्स को आवाज और तेज से सुनाई पड़ती। कहता कौन है रूम के अंदर, कौन है? मैं भी दरवाजा तोड़ दूंगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। बोलो ना दरवाजे के अंदर कौन है। चार्ल्स कहता है बता दो ना कि तुम मेरी वाइफ हो। और इतना क्या शर्माना। तो बेड पर लेकर जाता है और किस करने लगता है। कहती है कि बस करो, वो आ जाएगा अंदर। जेम्स कहता है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम किसी और आदमी के साथ हो ना। फियोना बोलती है कि हरकत मत करो, यहाँ पर तुम ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। कहती है तो इस पर चार्ल्स बोलता है तो आंसर दे दो ना। और इतनी देर में जेम्स दरवाजा खोल देता है तो फियोना अपना कंबल ओढ़ लेती है ऊपर से। वो तब भी उसके साथ किस कर रहा होता है तो वो फिर से धक्का दे देती है। जेम्स अंदर आता है। कहता है कौन है अंदर, कौन है बताओ ना। और ये क्या कर रही थी तुम? कहती कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, चूहा आ गया था तो मैं चिल्लाने लगी थी। तो वो बेड पर बहुत तेज तेज से चाकू मारने लगता है। कहता है मर गया, जो भी यहाँ पर होगा मर जाएगा। तो फियोना उठती है और जेम्स को एक थप्पड़ मार देती है। ये क्या कर रहे हो? कहता है मेरा जो मर्जी करेगा वो करूंगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। कहती है हाँ मुझे पता है तुम मेरे हस्बैंड हो, जो 6 साल पहले मर चुके हो। सबको पता है कि तुम एक मरे हुए इंसान हो। और अभी जो तुम आए हो ना अपनी एक वाइफ और बच्चे के साथ, तब तो और भी कोई यकीन नहीं करेगा। कहता है मेरे भाई को जानती हो, चार्ल्स नाम है उसका। अगर मैंने उसको बता दिया ना तो तुम्हें यहाँ से निकाल देगा। तुम सफर करोगे, अगर यहाँ पर रहना चाहती हो ना तो मेरे अंडर में रहो, वरना मैं अपने ब्रदर से कहकर तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। चार्ल्स वहां से चला जाता है तो फियोना कहती है माफ करना कि मैं तुम्हारी फीलिंग को हर्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बात सामने आए। हम देखते हैं कि जेम्स वापस आता है। कहता है फियोना तुम इतनी लेट में यहाँ पर कैसे आई हो? और चाय सबके लिए आती है, लेकिन जेम्स उसी बात पर टिका हुआ होता है। तब तक उधर से चार्ल्स आ जाता है तो सबसे पहले खड़ी हो जाती है शेरा कि वाह इसका भाई आ गया, अमीर भाई। एक नजर से चार्ल्स पूरे टाइम फियोना को देख रहा होता है। कहता है कि मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, बहुत ज्यादा मिस। आंखों ही आंखों में वो फियोना से बात कर रहा था। कहता है कि ठीक है भाई, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये मेरी वाइफ शेरा है और उसका ये बच्चा। तो शेरा खड़ी हो जाती है। कहती है हाँ मैं आपकी सिस्टर इन लॉ हूँ। तो अब वो वहां पर चार्ल्स बोलता है ये फियोना कौन है तुम्हारी? कहता है कि वैसे भी ये हमारी फैमिली के नोबल तो है नहीं, थोड़े बहुत दिनों के लिए वाइफ बनी है, लेकिन इसका फादर तो क्रिमिनल है, तो इसे यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। ये मिनिस्टर की बेटी है और मेरी वाइफ तो आपके लिए बहुत ही कीमती तोहफा लेकर आई है। तो वहाँ पर शेरा बोलती है कि ये मेरे फादर ने आपके लिए भेजा है, ये बहुत ही कीमती कपड़ा है। लेकिन यहाँ पर चार्ल्स लेने से मना कर देता है। कहता हाँ अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है, इसे पोछे के लिए डाल दो। मिसेज कोले थोड़ा सा डर जाती हैं और फियोना हंस रही होती है। शेरा को गुस्सा तो आता है, लेकिन जेम्स कहता है तुम हमें एम्बेरस कर रहे हो। कहता है एम्बेरस नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कपड़ा। और जो फियोना ने कपड़ा दिया था ना उससे अपना मुंह पोंछने लगता है। कहता है इसकी स्मेल की बात ही अलग है। अब वहां पर उसको अपनी पुरानी बातें याद आती हैं कि चार्ल्स को उसने ये हैंकी दी थी। शेरा सोचती है कि कुछ भी बोलना ठीक नहीं, अगर बोला तो चार्ल्स गुस्सा हो जाएगा और मेरी सान उसको चली जाएगी। यहाँ पर जेम्स बार बार बोल रहा होता है कि ये सिस्टर इन लॉ है आपकी, थोड़ी सी तो कदर करो। चार्ल्स गुस्सा हो जाता है कि हम सबको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, वैसे भी मेरा भाई 6 साल पहले मर चुका है और मैं उसकी वाइफ को भी यहाँ पर देखूँ। क्या सच में तुमने किंग को धोखा नहीं दिया, साथ में इस फैमिली को और सभी लोगों को? तुम अपनी वाइफ के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे थे
लीगल वाइफ यहाँ पर अकेले रह रही थी। तुम्हें नहीं लगता है कि इस केस में तुमने मिस्टेक किया है? अगर मिस्टेक नहीं किया है तो अपनी मिस्टेक को सुधार। मैं एम्परर को बता दूंगा और तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा। कहता भाई प्लीज मेरी मदद कर दो। पीछे से शेरा कह रही होती है कि ये सारा शानो शौकत मेरा है। तुरंत ही शेरा जाती है अपने बच्चे के पास, कहती है देखो ये लीगल बेटा है, तुम्हारे यहाँ का लीगल बेटा, और ये ओनली ग्रैंडसन है जो तुम्हारे खानदान को आगे बढ़ाएगा। जो जोएल आ जाते हैं। ये मिसेस कोले कह रही होती हैं चार्ल्स प्लीज ये तुम्हारा अकेला भाई है, उसकी हेल्प करो, उसे इस राजा के सामने मत ले जाओ। तो कहता है क्या माँ, सबको बता दो ताकि लोग मेरे ऊपर हंसे और लोग मेरा मजाक उड़ाए कि इसके भाई चला गया था तो मैंने इसकी वाइफ के साथ संबंध बना लिया। जेम्स अब तुम अपने मुंह पर थोड़ा सा चुप्पी साधो, क्योंकि अगर तुमने चुप्पी नहीं साधे तो चार्ल्स तुम्हें जरूर सजा दिलवाएंगे। भी बाहर से आवाज आने लगती है चिल्लाने की। तब यहाँ पर जेम्स कहता है बाहर जाकर जॉन को देखो, ठीक तो है ना। जोएल चिल्ला रहे होते हैं। पता चलता है जॉन ने उनका खिलौना छीन लिया और वो दोनों चिल्ला रहे होते हैं मेरा खिलौना दे दो, मेरा खिलौना दे दो। लेकिन शेरा उन दोनों को धक्का दे देती है जिसकी वजह से चोट लग जाती है। तुरंत ही वहां पर फियोना और चार्ल्स भाग कर जाते हैं। कहती है कि तुम दोनों इस घर के रियल वारिस नहीं हो तो यहाँ पर अपना हक मत जमाओ। जो भी मेरा बेटा चाहेगा वो लेगा और तुम लोग नील डाउन होकर मेरे बेटे से माफी मांगो। कहते नहीं मांगूंगी, माफी नहीं मांगूंगी, मैं खुद इस घर की लीगल बेटी और बेटा हूँ, मेरे पेरेंट्स है, मेरी पिनव्हील दो ना, मेरी पिनव्हील दो ना। और दोनों चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर शेरा क्या करते हैं, उस पिनव्हील को ना अपने पैरों से दबाकर फाड़ देती है वो और दोनों को फिर से धक्का देती है। वो दोनों बहुत तेज से रो रहे होते हैं। तब तक फियोना और चार्ल्स आते हैं, अपने बच्चों को उठाते हैं। कहते हैं कि माँ इस मैडम ने हम लोगों को बहुत बुली किया है और इनने हमारा टॉय भी तोड़ दिया है, ये कितनी बुरी है। जेम्स को और गुस्सा आता है कि चार्ल्स को ये लोग फादर क्यों बुला रहे हैं, फादर क्यों बुला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चार्ल्स कहता है कि ये अपने बेटे को सुधार लो वरना मैं यहाँ से पकड़ कर इसको भगा दूंगा। जॉन को तेज से रोने लगता है कि मैंने तो पतंग ली थी क्योंकि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैं तो लेकर रहूंगा। लेकिन शेरा बात को संभालने लगती है कि नहीं छोटा बच्चा है, आखिर इसने ले लिया होगा। लेकिन चार्ल्स का गुस्सा नाप सातवें आसमान पर था कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को परेशान करने की, और तुम सेमलेस औरत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कहती हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। बच्चों के बीच तो ये सब कुछ होता ही रहता है। चार्ल्स वहां पर अपने नौकरों को बुलाता है कि जॉन को ले जाओ, अच्छी ट्रेनिंग दो, ये दोनों बहुत ही केयरलेस, और तुम दोनों इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, बच्चों का ध्यान नहीं दे सकती थी। कहती है कि माफ करिएगा ये बच्चे अचानक से चले गए। उन दोनों को लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो जेम्स होता है कहता है कि मैं अपने बेटे को स्कूल भेजना चाहता हूँ और अडॉप्ट बच्चों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, ताकि ये दोनों में डिफरेंस पता चले कि नोबेल और अडॉप्टेड बच्चों में क्या फर्क होता है। लेकिन चार्ल्स बोल देता है कि ये तुम्हारे लिए अडॉप्टेड होंगे लेकिन मेरे लिए आएंगे। वो बोलने चलता है कि ये मेरे और फियोना के रियल बच्चे हैं, लेकिन फियोना इशारा करती है कि प्लीज अभी मत बोलना। अब मिसेस कोले बोलती है कि इस तरह उन दोनों बच्चों को मत बोलो, उनकी माँ और फादर नहीं है, दोनों को बच्चों को गोद लिया गया और तुम इस तरह उनको बोलोगे तो कैसा रहेगा। पर चार्ल्स गुस्सा होकर बोलता है कि इसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी, भले ही ये यंग एज में है, इसे हॉल में लेकर जाओ और इसे नील डाउन होने के लिए बोल दो। अब यहाँ पर जेम्स बोलता है कि मेरा बेटा रियल सन है तो ये नील डाउन नहीं होगा। कहता फिर ठीक है तुम नील डाउन हो जाओ। जेम्स को और गुस्सा हो जाता है, फियोना से बोल देता है जाओ इसको लेकर नील डाउन हो जाओ। यहाँ पर शेरा और जेम्स जो है नील डाउन हो जाते हैं। तब तक जेम्स उधर से भाग कर आता है। कहते हैं उन दोनों बच्चों की वजह से मेरे बच्चे की अहमियत कम हो रही है। कहते हैं ठीक है लेकिन हमें इस हकीकत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो दोनों बच्चे यहाँ पर पहले से रह रहे थे। कहती है मैं इन दोनों से तो निपट लूंगी। फियोना दरवाजा बंद कर रही होती है तो चार्ल्स अंदर जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है। तो फियोना बोलती है कि अगर जेम्स ने देख लिया तो। कहता है अच्छा तो तुम्हें बड़ा डर लग रहा है कि उसने देख लिया तो चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो और इतना जान लो कि वो दोनों बच्चे मेरे हैं और मुझे ये झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहती है कि ये एक एम्बेरसिंग मोमेंट है, बताओ मैं क्या करूं। तो इस पर बोलता है चार्ल्स क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो, इतनी नफरत करती हो, तो मुझे जेम्स को इतना लाइक करती हो, इतना फैसिनेट हो चुकी है उसके लिए कि उसके सामने ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो कि वो दोनों बच्चे तुम्हारे हैं। फियोना मन में सोचती है कि मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि मैं बस तुमसे ही प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि तुम समझ भी नहीं सकते हो। लेकिन जब आती है तुमसे रिश्ता निभाने की बात तो मुझे याद आता है कि तुम मेरे ब्रदर इन लो हो। तो यहाँ पर चार्ल्स बोल देता है कि फियोना याद रखो कि तुम उसको कभी भी नहीं जीत पाओगे क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तो उसको किस कर लेता है। कहता फिर से रिजेक्ट किया तुमने, धमका रहे हो। कहता नहीं धमका नहीं रहा हूँ, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे अच्छे से सर्व करती रहो। कहती है अच्छा सर्व करने की बात है तो ठीक है।
वो उसको किस करने लगती है। तो यहाँ पर चार्ल्स उसको गले से लगा लेता है, कहता है कि बस मेरे साथ ऐसे ही रहो हमेशा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वहाँ पर जॉन को भेजा जा रहा होता है स्कूल के लिए। सिरा कहती है देखो मेरा बच्चा चला गया, जरूर वहाँ पर वो दोनों बच्चे उसे परेशान करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से कहकर मेरे बच्चे के लिए कोई सिफारिश लगवाओ ना। चलो ना हम लोग चार्ल्स से बात करते हैं। हम चार्ल्स को देखते हैं जहाँ पर वो फियोना के ऊपर ना एक पेंटिंग बना रहा होता है। कहता है कि ये रोज मेरे प्यार की निशानी है जो जो तुम्हें हर रोज याद दिलाएगी। कहती है बस इनफ, अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसको किस करने लगता है, कहती है ये दिन है और यहाँ पर तुम ये सब मत करो। कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, न दिन न रात। तब तक जेम्स फिर से आ जाता है, कहता है दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, कौन है अंदर। लेकिन लगातार जेम्स उसको किस किया करता है। तब तक कि जेम्स अंदर आ जाता है और साथ में सिरा भी आती है। मैं थोड़ा सा रीड कर रहा था, कहता भाई दिन में कौन सी रीडिंग नीचे। लेकिन वो फियोना को छूकर कहता है कि मुझे तो रीडिंग करना बहुत पसंद है। सिरा बोलती है कि ब्रदर इन लॉ आप तो सिंगल हैं, आप बताइए आपकी नजर में कोई लड़की है, अगर लड़की है तो बताइए आपकी शादी उससे करवा दो। जेम्स बोलता है तुम मेरे रियल भाई हो, लेकिन जॉन बेचारा बच्चा है और इस घर का रियल वारिस, तो तुम उसे इस तरह परेशान मत करो ना। चार्ल्स फिर से गुस्सा करने चलता है तो नीचे से फियोना हाथ पकड़ लेती है कि अभी कुछ मत बोलो। कहता है वो दोनों अडॉप्टेड बच्चे हैं तो मुझे अपने बच्चों की तरह क्यों रखते हो। तो सिरा बोलती है हाँ सही कह रहे हो, अगर अपने खानदान को बढ़ाना चाहते हो तो जॉन का साथ दो। यहाँ पर चार्ल्स को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है तो जेम्स से कहता है इतना याद रखो कि फियोना तुम्हारी फर्स्ट वाइफ थी, अगर उसके बच्चे होते तो वो लीगल बच्चे होते, ये तुम्हारी दूसरी वाइफ है और पता भी नहीं थी तुम लोगों ने शादी की भी है या नहीं की भी है, तो वो इस घर का रियल वारिस नहीं है। तो सिरा गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हो ऐसा कहने की, लेकिन फिर डर जाती है। कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार करते हैं, रियल कपल हैं। कहते हैं अच्छा और इसकी फर्स्ट वाइफ का क्या, उसके बारे में क्या सोचना है, और तुम तो सेकंड वाइफ हो ना, तो तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। जेम्स कहता है कि ये सेरा मेरी वाइफ है और मैं इसी से प्यार करता हूँ, फियोना से तो मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी और मैं बहुत जल्दी उसे डाइवोर्स दे दूंगा। डाइवोर्स की बात सुनकर चार्ल्स खुश हो जाता है, कहता है हाँ हाँ ठीक है डाइवोर्स दे दो, अगर तुम सच में डाइवोर्स दे दोगे तो मैं कुछ सोचूंगा। वहां पर तभी उसे कोई कपड़ा नजर आता है। जेम्स कहता है क्या है यहाँ पर, लेकिन चार्ल्स चिल्ला देता है कि अब तुमको क्या चाहिए। वो वहां से चला जाता है लेकिन उन दोनों को शक हो जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई लड़की है और इसका चक्कर उससे चल रहा है। दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छी बात है कि भाई का चक्कर किसी लड़की से चल रहा है। फियोना उठती है, कहती है कि आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उसको पकड़कर अपने पास बिठा लेता है, कहता है कहाँ जाना चाहिए मुझे भी बताओ, बस इतना याद रखो कि तुम मेरे पास रहोगे। कहती है उफ तुम तो बहुत ही एनोइंग हो। अब हम इधर सिरा को देखते हैं, कहती है कि कितना घूमोगे बताओ ना कि आखिर वो कौन सी औरत है जो टेबल के नीचे थी और भाई किससे प्यार करते हैं। सिरा कहती जरूर कोई ना कोई मेड होगी। जेम्स कहता है आज तक मेरे भाई ने किसी औरत में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया और अब इंटरेस्ट दिखा रहा है तो मेड के ऊपर, आखिर कितनी खास है वो मेड, चलो उसका पता लगाते हैं, अगर उसका दिल जीत लिया ना तो हम प्राइम मिनिस्टर का दिल भी जीत लेंगे। फियोना निकल रही होती है, फियोना के गले पर किस का निशान देखकर वो कहती है देखो ना इसके गले पर निशान है, मतलब ये जरूर किसी और आदमी के चक्कर में है, इसका लवर है। अब जेम्स को याद आता है कि कई बार उसके रूम से आवाज तो आई है, उसने धक्का भी मारा है लेकिन उसके रूम में कोई मिला नहीं। वो कहता है हाँ मुझे तो पहले से ही यकीन था कि इसका जरूर कोई ना कोई लवर है, चलो उसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। कहती है अभी नहीं, मैं अच्छा से एविडेंस ढूंढूंगी और फिर इसका पर्दाफाश करूंगी। तो जेम्स कहता है हाँ तब मैं इसे डाइवोर्स भी दे दूंगा। जॉर्ज वेल्स खेल रहे होते हैं लेकिन तभी वहां पर जॉन क्या करता है ना, उन लोगों के हाथ से बॉल ले लेता है। तब इस पर जॉन चिल्लाने लगता है कि तुम दोनों ना अडॉप्टेड हो, किसी कुत्ते से कम नहीं हो, मेरी माँ तो यही कहती है, इसीलिए मैं तुम दोनों लोगों के साथ नहीं खेलूंगा। तो जॉय और जोएल दोनों एक साथ कहते हैं कि मेरी माँ फियोना है समझे, और मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ, मेरी वो बायोलॉजिकल मदर है, मेरी बॉल मुझे वापस दे दो दे दो। तभी वहां पर सिरा पहुंच जाती है और कहती है क्या कहा तुमने, सच में तुम्हारी माँ फियोना है। पर जोएल बोलता है हाँ मेरी माँ फियोना है और हम लोग एडॉप्टेड नहीं, हम लोग बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है। कहती है कि चलो ना हम लोग फियोना के बारे में एकदम कंफर्म करते हैं, मुझे सच में लगता है कि इसका लवर है और तुम इसे डाइवोर्स दे दोगे। इधर हम फियोना को देखते हैं जिसकी कमर में दर्द हो रहा होता है तो उसकी दासी बोलती है कि मिस जब से आपने बच्चों को जन्म दिया है तब से आपको ठंड लग जाती है जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है। तो मन में सोचती है कि ये बच्चों की वजह से नहीं, ये चार्ल्स की वजह से हो रहा है। पीछे से जेम्स और सेरा ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, इसने सच में बच्चों को जन्म दिया, अभी तक ये सबसे झूठ बोल रही थी। सेरा को यहाँ पर लगने लगता है कि तुम्हारे ही बच्चे हैं। कहता नहीं नहीं मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैंने तो उसे छुआ भी नहीं है, जरूर ये उसके लवर के बच्चे होंगे, चलो अभी के अभी उसका पर्दाफाश करते हैं। वहां पर जबरदस्ती बच्चों को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। तब यहाँ पर फियोना कहती है मेरे बच्चों को छोड़ दो,
लो। शेरा कहती है कि हमें सब कुछ पता चल गया है, इतना जान लो तुम पूरी तरीके से डूब चुकी हो। कहाँ है वो तुम्हारा लवर, मुझे बताओ। यहाँ पर वो दासी बोलती, नहीं नहीं, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है, आपने गलत सुना होगा। लेकिन फियोना बोल देती है कि इन बच्चों को मैंने ही पैदा किया और मैं ही इनको बड़ा कर रही हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है। बार बार जेम्स कह रहा होता है अपने लवर का नाम बताओ वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर सेरा मारने चलती है फियोना को तो वो नीचे गिर जाती है। दूर से चार्ल्स ये सब कुछ देख लेता है, दोनों बच्चे भागकर चार्ल्स के पास जाते हैं। तब सेरा और जेम्स बहुत तेजी से चिल्लाने लगते हैं कि भाई इसका अफेयर किसी और के साथ है, इसे घर से बाहर निकाल दो, ये दोनों इसी लायक है। पर चार्ल्स कहता है मुझे पता है तुम दोनों क्या चाहते हो, नए ट्विस्ट ला रहे हो ना ताकि तुम इसे डिवोर्स दे सको। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सच में मैंने इसको सुना कि इसके पेट में दर्द हो रहा है, मतलब इसने बच्चे खुद पैदा किए। तब तक उधर से उसकी माँ कहती है कौन सा लवर, कैसा लवर, क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। शेरा कहती है नहीं नहीं, सच में इसने बच्चों को जन्म दिया और इसका अफेयर चल रहा है। इसे इसको ले बहुत तेज से शेरा को थप्पड़ मार देती है कि हम लोग नोबल फैमिली और ऐसी बकवास बातें मत करना कि फियोना का अफेयर चल रहा था, और रेपुटेशन तो बिल्कुल डाउन मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी माँ जेम्स से कहती है तुरंत यहाँ से निकलो, अपने रूम में जाओ। जेम्स और शेरा दोनों को बहुत गुस्सा आता है। तभी जोय और जोएल फादर के पास जाते हैं कि फादर चलो ना हम लोग चलते हैं, पेंटिंग करना है। वो पेंटिंग करने चले जाते हैं। तब यहाँ पर स्कूले फियोना के पास जाती है, कहती है जेम्स वापस आ चुका है, अब तुम जेम्स की वाइफ हो तो चार्ल्स की इधर उधर मत घुमाओ, उसको अपने इशारों पर मत नचाओ। कहती ठीक है मैं अपने इशारों पर नहीं नचाऊंगी, कम से कम एडवाइस अपने बेटे को दो। तो इस पर वो गाली देने लगती है कि मैं उसकी माँ और मुझे पता है कि चार्ल्स तुमसे नफरत करता है, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ तो कभी रिश्ता भी नहीं बनाना चाहता, लेकिन तब भी मैंने तुम दोनों की शादी करवाई। तुम उसको डिजर्व नहीं करती हो और उससे सेड्यूस करना बंद करो वरना मैं तुम्हें देख लूंगी। तब तक पीछे से चार्ल्स आ जाता है, कहता है बच्चों को लेकर जाओ, दासी से कहता है और अपनी माँ के पास जाता है। वहां पर उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है माँ आपने ड्रग किया था, मैं फियोना के साथ सोया, लेकिन अब हम दोनों का रिश्ता नहीं टूट सकता। कहती है बेटा मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तुम्हारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम सेंसिबल हो बेटा, समझ लो कि तुम दोनों के बीच क्या है, रिश्ता सही है या नहीं है। तब तक फियोना अपना हाथ छुड़ा लेती है। चार्ल्स कहता है क्या सच में तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, मुझे तुम एक बार बता दो, अगर तुम ये चाहती हो तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तब वहां पर फियोना मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी भी पसंद नहीं करोगे, अगर मैंने कुछ भी ऐसा किया तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। वो उसको पकड़ लेता है, कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तब तक फियोना हाथ छुड़ाकर फिर से भाग जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है और रोने लगती है। चार्ल्स कहता है दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। चार्ल्स को ज्यादा ही पॉजिटिव हो रहा था। इधर सिरा लगातार फियोना को गाली दिए जा रही थी, कहती है कुछ ज्यादा ही उड़ने की कोशिश कर रही है, इसके लवर को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। और चार्ल्स और माँ भी उसका फेवर कर रहे हैं, वो लोग हमारा विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। तो जेम्स कहता है चलो पहले उसके लवर को ढूंढो और उसे मिट्टी में मिला दे। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो चार्ल्स होता है ना, वो फियोना को नीचे से छू रहा होता है, वो बार बार अपना पैर हटाती है लेकिन वो बार बार छू रहा होता है। तो सिरा सामने बैठी हुई होती है। इस हरकत की वजह से ना फियोना के हाथ से खाना नीचे गिर जाता है, जेम्स के हाथ से चॉपस्टिक नीचे गिर जाते हैं। तो फियोना डर जाती है कि कहीं इसको पता न चल जाए कि चार्ल्स उसको छू रहा है, लेकिन ऊपर से दासी दूसरी चॉपस्टिक दे देती है ताकि वो नीचे ही न झुकने पाए। यहाँ पर लगातार वो उसको छू रहा था। इस पर जो फियोना के गाल था ना वो पूरा रेड हो जाता है। उसकी माँ कहती है क्या है तुम इतना ज्यादा क्यों शर्मा रही हो, कि सच में तुम्हें कोई बीमारी हो गई है। चार्ल्स कहता है क्या हुआ है तुम्हें मुझे बताओगी। शेरा और जेम्स देख रहे होते हैं। यहाँ पर कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरा खाने का मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, मैं जा रही हूँ, मैं टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है। उसकी माँ कहती है हमेशा ही ट्रबल मेकर के रूप में काम आई है। देखते हैं जैसे ही वहां से फियोना निकल रही होती है तब तक चार्ल्स उसको पकड़ कर लेकर चला जाता है। शेरा और जेम्स भी उसके पीछे पीछे आते हैं कि अभी तो यही थी, अभी गायब हो गई, मतलब वो अपने लवर के साथ ही होगी। चार्ल्स उसको जबरदस्ती पकड़ कर लेकर आता है, कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे बिना सफर कर रहा हूँ और तुम मुझसे दूर भाग रही हो, प्लीज मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो। वो उसको किस करने लगता है, कहती है कि तुम क्रेजी हो चुके हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, बाहर हम लोग बाहर खड़े हैं। कहता है हाँ बाहर जरूर खड़े हैं। तो वहां पर ही वो उसको किस करने लगता है। जैसे जैसे वो लोग टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तब तक उधर से जेम्स और शेरा आ जाते हैं। कहती है वो देखो वहां पर कोई है, लेकिन जब वहां पर भी जाते हैं तो कोई नहीं होता। कहते हैं जितना भी गायब होने की कोशिश करे होंगे तो मेंशन के अंदर ही ना, ऐसे भी 2 दिन बाद मदर का बर्थडे है, उस टाइम हम लोग उसको रंगे हाथे पकड़ेंगे। कि यहाँ पर एंट्री होती है प्रिंसेस एंजेला की, जो बेहद ही
खूबसूरत लग रही होती है और जब प्रिंसेस आ जाए तो उनका स्वागत करने के लिए तो पूरी फैमिली ही जाएगी। तो प्रिंसेस एंजेला है वो बहुत ही ज्यादा चार्ल्स को लाइक करती हैं और इसी वजह से आज उनके घर को देखने आई थी कि वो अपने होने वाले ससुराल में कैसे रहेंगी। पूरे टाइम फियोना की नजर चार्ल्स पर रहती है कि प्रिंसेस उसी को देख रही है। प्रिंसेस अपने बालों को संवारती है, अपनी गहनों को देखती है, कहती है मैं सुंदर लग रही हूँ ना चार्ल्स, बोलो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। उसकी माँ कह रही होती है कि प्रिंसेस और चार्ल्स की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे, एक न एक दिन इन दोनों को शादी करनी ही है। तो फियोना मन में सोचती है कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है अगर ये दोनों शादी कर रहे हैं। प्रिंसेस अंदर जाते ही कहती कितना गंदा पैलेस है, एकदम बोरिंग। फियोना पीछे से आ रही होती है तो प्रिंसेस कहती है चार्ल्स कहाँ है, प्लीज मुझे लेकर चलो। फियोना बताती है कि वो मेल गेस्ट को हैंडल कर रहा है, वैसे तो आप नोबेल हैं, यहाँ पर क्यों घूम रही है। कहती क्या मतलब नोबेल है, मैं तुम्हें रूड नजर आती हूँ, तुम्हें किसी आदमी के पीछे भागते हुए नजर आ रही हूँ। कहती है नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कहती नहीं तुमने ऐसा ही कहा ना, तुम तो विडो हो और इस फैमिली में रह रही हो, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो, चार्ल्स को कितने अच्छे से जानती हो, प्लीज मुझे चार्ल्स के पास लेकर चलो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वैसे भी मैं इस फैमिली में शादी करने वाली हूँ। कहती योर हाइनेस आप शादी करें या ना करें वैसे भी मैं आपकी सिस्टर इन लॉ ही रहूंगी, आप चार्ल्स से शादी करें किसी और से शादी करें मुझे इससे मतलब नहीं है। कहती तुम विडो हो, विडो की तरह रहो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, चार्ल्स और हम लोग परफेक्ट मैच है और एक दिन मैं उसकी वाइफ बनूंगी तो मैं तुम्हें देख लूंगी, तुम्हें मेड बनाकर छोड़ूंगी, इतना जान लो। तुम शादी करोगे चार्ल्स से मत, तुम दोनों ने टीम बनाकर रखा है मुझे बुली करने के लिए। तब तक पीछे से चार्ल्स आ जाता है, उसको पकड़ लेता है, कहता है कि देखो तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं और तुम इस तरह मत रहा करो। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश भी करती है लेकिन चार्ल्स हाथ नहीं छोड़ता है। कहती है कि तुम्हारी माँ का बर्थडे है और इतने सारे गेस्ट हैं, किसी ने देख लिया तो। कहता है अगर देख लिया तो क्या, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है। सेरा आ जाती है, सेरा कहती है कि मेरे पास ड्रग है और ये ड्रग फियोना के पास पहुंचा दो ताकि उसे रंगे हाथ पकड़ सको। इधर फियोना बैठी होती है और अपना काम कर रही होती है, वो जितने भी घर का खर्चा होता है उसे देख रही होती है। तब तक दासी आती है, बोलती है कि मैडम ने आपके लिए ड्रिंक भेजा है, आप पी लीजिए। वो ड्रिंक वहां पर रख देती है और वो पी लेती है। दूर से सेरा ये देख लेती है कि उसने ड्रिंक पी ली है तो खुश हो जाती है कि आज तो इसके रंगे हाथों पकड़ लूंगी। अचानक से फियोना को बहुत गर्मी गर्मी लगने लगती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छूट जाता है। कहती है चार्ल्स कहाँ हो, चार्ल्स प्लीज जल्दी आ जाओ। वो रास्ते में घूम रही होती है, उसको तब भी गर्मी लग रही होती है। कहती मैं क्या करूँ, इतनी गर्मी क्यों मुझे लग रही है। उसे हर जगह पे चार्ल्स ही नजर आ रहा होता है। वो नीचे गिरने ही वाली होती है तब तक चार्ल्स आकर उसको रोक लेता है। कहती फाइनली तुम आ गए ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह मुझे हक कैसे कर सकते हो। कहती है ऐसे ही, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया ना। वो जान जाता है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है, मतलब इसे किसी ने ड्रग दिया है। दूर से सेरा और जेम्स देख रहे होते हैं कि ये किसी आदमी के साथ है, लेकिन पीछे के साइड देख रहे तो उन्हें पता नहीं चलता है कि आखिर वो आदमी कौन है। वो लगातार उसको हक कर रही थी, कहती मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत मिस किया, प्लीज क्या तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना सुनना था कि चार्ल्स को यकीन नहीं होता है कि जो फियोना इतना दूर से भागती थी आज उसने उसको खुद किस किया। वो उसको अपनी बाहों में उठा लेता है और लेकर चला जाता है। जेम्स कहता है यही सही मौका है, इसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। कहती चलो ना पकड़ते हैं। इधर जो फियोना थी अपना धीरे धीरे मदहोश हो रही थी, वो चार्ल्स की तरफ जा रही थी। कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। कहता है कि तुम यहाँ पर सोच समझ कर काम करो और याद रखो कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। कहती है हाँ भागना भी नहीं चाहती मैं। इधर सेरा पूरी फैमिली को लेकर तुरंत ही जाती है मिसेज कोले के पास कि माँ चलिए चलिए जल्दी चलिए, मैंने कि फियोना को किसी आदमी के साथ देखा है। कि माँ कहती है कि इतनी उस फियोना की हिम्मत की किसी आदमी के साथ है तो सेमले से चलो उसको रंगे हाथे पकड़ू। सब कह रहे होते हैं कि देखो ये विधवा है, इतने दिनों से अपना मन बहलाने के लिए किसी न किसी आदमी को ढूंढ लिया है। दरवाजा खोलकर वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं। फियोना नीचे छुप जाती है। उनके कपड़े देखकर यहाँ पर मदर इन लो तो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई और नहीं चार्ल्स और फियोना ही है। लेकिन फियोना बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं डील कर लूंगा। सब कह रहे होते हैं खोलो पर्दा खोलो, अभी पता चल जाएगी कि यहाँ पर कौन है। आज इसको रंगे हाथों पकड़ेंगे और रेपुटेशन पूरी डाउन हो जाएगी, तब मैं इसे यहाँ से धक्के मार कर निकालूंगा। मदर इन लोग तो होश उड़े होते हैं कि खोलो पर्दा खोलो, लेकिन सामने चार्ल्स बैठा हुआ होता है। चार्ल्स को देखकर अब जेम्स और सेरा दोनों के होश उड़ जाते हैं कि दिन में
तुम किसी लड़की के साथ क्या कर रहे हो? कहता है क्यों, दिन में मैं किसी औरत के साथ नहीं रह सकता हूँ क्या? कहते नहीं नहीं, वो औरत कौन है जो तुम्हारी बाहों में थी? यहाँ पर मदर इन लोग को तो पता चल जाता है फियोना है। कहती है कि ये मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही है, प्रिंसेस से शादी होने वाली है लेकिन ये मेरे बेटे के साथ खिलवाड़ कर रही है। सब कहते हो कि इस औरत के साथ बेड पर कौन है, प्लीज दिखाओ ना, उस औरत का चेहरा दिखाओ ना। कहता है मैं इस औरत का चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पर सिरा कहती हम लोगों ने तो वहां पर फियोना को देखा था, तो यहाँ पर चार्ल्स कैसे आ गए? कहीं चार्ल्स की वो गर्लफ्रेंड फियोना ही तो नहीं? जेम्स कहता है क्या मतलब? वो धीरे धीरे जाता है उसको कपड़ा उठाने के लिए, लेकिन चार्ल्स वो कपड़ा पकड़ लेता है। कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने बिस्तर को उलट पलट कर देखोगे कि यहाँ पर कौन है? ये मेरी बिलव्ड है और ये मेरी प्राइवेट लाइफ है। तुम लोगों के अंदर मैनर्स नहीं है जो तुम लोग किसी के प्राइवेट रूम में घुसे हुए हो। निकलो अभी के अभी यहाँ से। सब कहते हैं तुम्हारा अफेयर चल रहा है, आखिर हम लोग देखेंगे तो है ही। कहता है निकलो अभी के अभी, मैंने कहा निकलो मतलब निकलो। सबसे ज्यादा तो उसकी मदर इन लॉ कहती है कि हाँ सही बात है, निकलो यहाँ से। तब यहाँ पर फियोना को याद आता है कि मतलब जानबूझकर ड्रग दिया गया था ताकि वो पकड़ी जाए। उसकी माँ कहती है निकलो जेम्स तुम भी यहाँ पर, लेकिन चार्ल्स भी गुस्साता है कि इस तरह के रूड बिहेवियर के लिए मैं तुमको माफ नहीं करूंगा, ना ही सिरा को माफ करूंगा और ना ही तुम्हें अपने भाई के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। जेम्स सिरा को थप्पड़ मार देता है कि मैंने ये सब इसकी वजह से किया, भाई मुझे माफ कर दो। जैसे ही सब लोग जाते हैं तो मदर इन लॉ कहती है कि आ जाओ फियोना, बाहर अपने कपड़े पहन लो। बहुत खुश होती है फियोना। चार्ल्स कहता है डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ। मारने चलती है उसकी माँ थप्पड़, तो चार्ल्स रोक लेता है कि खबरदार मेरी वाइफ को थप्पड़ मत मारना। कहती है हाँ मुझे पहले से पता था कि यही तुम्हारे बेड पर है, सेड्यूस करना नहीं छोड़ रही है ना, तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है? चार्ल्स फिर से गुस्सा हो जाता है कि माँ जिसे आपने चुना ये सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती है, वो मेरी वाइफ है। माँ कहती है कि मेरे बेटे की लाइफ से दूर चली जाओ, लेकिन आज फियोना साफ साफ कह देती है कि आप मुझे जरूर ब्लेम करेंगे लेकिन जिम्मेदार आप हैं। कहते हैं क्या मतलब जिम्मेदार हैं आप? उसकी माँ कहती है कि तुम इसे डाइवोर्स लो और इसे हमेशा के लिए छोड़ दो। इतना कहकर वहां से चली जाती है। जब फियोना जाने लगती है तब चार्ल्स कहता है कि इतना याद रखो कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप नहीं कर सकती हो, कि कुछ भी कठिनाई आ जाए तुम मेरे साथ ही रहोगे। उसको किस करने लगता है तब तक वहाँ पर एक नौकर आता है और बताता है कि प्रिंसेस आपको हर जगह ढूंढ रही है। कहते ठीक है मैं आता हूँ अभी। सिरा जेम्स को मार रही होती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, हम लोग उसको ढूंढ रहे थे लेकिन देखो चार्ल्स की गर्लफ्रेंड फियोना निकली। लेकिन जेम्स अभी तक मानने को तैयार नहीं था कि चार्ल्स की गर्लफ्रेंड फियोना ही हो सकती है। इधर फियोना तो आज काफी खुश नजर आ रही थी। कहती है सब कुछ तैयारी करो, लेकिन फियोना के कमर में बहुत दर्द हो रहा था। कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। तब तक चार्ल्स पीछे से आ जाता है। कहती है कि पूरे हॉल में तुम मुझे इस तरह मत छुओ। कहता है कि हाँ छूऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें पनिशमेंट देना चाहता हूँ। कहती है कितनी पनिशमेंट चाहिए, प्लीज यहाँ से जाओ। कहता अच्छा किस करो मुझे, तो उसके हाथ पर किस कर लेती है। कहता है इससे काम नहीं चलेगा, किस चाहिए मुझे, प्रॉपर किस। वो डर रही होती है कि कहीं कोई आ ना जाए, तो वो उसको किस करने लगता है। फियोना कहती है तुम्हारी जब गर्लफ्रेंड है तो मेरे पीछे इस तरह क्यों पड़े हो? कहता है हाँ मेंशन किया था मेरी माँ ने कि मेरी प्रिंसेस से शादी होने वाली है, लेकिन जिस दिन मैं मेंशन करूंगा ना कि मेरी तो सिर्फ वाइफ है और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, तब तक उधर से प्रिंसेस आ जाती है कि कौन है यहाँ पर। फियोना कहती है जाओ यहाँ से वरना प्रिंसेस को शक हो जाएगा। वहाँ पर चार्ल्स को पीछे छिपा देती है। तब तक प्रिंसेस आ जाती है। कहती है कि प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या करने है? कहती है मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, मैं किसी भी रूम में जाऊँ, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। कहती है लेकिन आप किसी काम की वजह से ही आई होंगी ना, मैंने सुना है कि तुमने चार्ल्स को देखा है, बताओ ना कि वो कहाँ पर है, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है उसकी लाइफ में, मुझे बताओ ना। पीछे से चार्ल्स लगातार फियोना को छू रहा होता है। मन में प्रिंसेस सोचती है कि कोई बात नहीं, टाइम आने पर मैं तुमसे अच्छे से डील करूंगी, मैं तुमसे रिवेंज लूंगी और तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। तुम कंफर्टेबल होकर जितने दिन रहना चाहो रह लो, इस घर की पावर मेरे हाथ में होगी। पीछे से चार्ल्स बोलता है फियोना के कान में, और मेरी पावर तुम्हारे हाथ में होगी। यहाँ पर चार्ल्स उसके कान में बोलता है कि झूठ बहुत अच्छा बोल लेती हो। फियोना आगे जाकर बढ़ती है, कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसे जाने लगती है तो प्रिंसेस धक्का दे देती है, तो पीछे से चार्ल्स रोक लेता है। कहती है कि अपनी एटीट्यूड को ध्यान में रखो। शेरा कहती है कि कोई ना कोई आइडिया ढूंढना पड़ेगा ताकि हम लोग उसे रंगे हाथों पकड़ सके। बैठी होती है अपना काम कर रही होती है, उसके लिए सूप आता है। अब यहाँ पर शेरा कहती है ये तो प्रेग्नेंट लग रही है, फिर से प्रेग्नेंट। कहते हैं क्या मतलब फिर से प्रेग्नेंट? पर जेम्स कहता है मैंने उसको छुआ नहीं, कि मेरे भाई की वो गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, मतलब उस लवर का काम है, इसी वजह से वो प्रेग्नेंट है। चलो इस बार तो सॉलिड एविडेंस है, उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे।
तब सेरा यहाँ पर जेम्स को दूसरा आइडिया देती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फियोना सच में प्रेग्नेंट होती है। अभी हम देखते हैं कि चार्ल्स किसी काम की वजह से बाहर चला गया होता है। तुरंत ही सेरा प्रिंसेस से कहती है कि आपको एक रिपोर्ट देनी है। मुझे पता चला है कि फियोना प्रेग्नेंट है, आप उसका खुलासा कर सकती हैं। सामने जाकर प्रिंसेस बैठ जाती हैं और सोचती हैं कि इस फियोना का ऐसा पर्दाफाश करूंगी ना, इनोसेंट चेहरा लिए घूमती है ना, इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। तभी एक फ्लावर जो है फियोना के पास जाता है। प्रिंसेस, जेम्स और सेरा देखकर हंस रहे होते हैं, लेकिन फियोना उस फ्लावर को सूंघ लेती है। जैसे ही सूंघती है तो उसको कुछ अजीब सा लगने लगता है। कहती है मुझे क्या हुआ? उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। उसकी माँ कहती क्या हुआ है तुम्हें, बताओ ना। प्रिंसेस कहती क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना पीला पीला क्यों लग रहा है, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, मुझे बताओ ना। कहती है पता नहीं मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है किसी ने मुझे पॉइजन दे दिया है, मैंने सही से खाया नहीं। लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कि इस फूल में जो है पॉइजन था, उस फूल को नीचे गिरा देती है। प्रिंसेस, जेम्स सब लोग हंस रहे होते हैं। वो नीचे गिर जाती है, बहुत सारा ब्लड नीचे आ जाता है। सब कहते हैं ये ब्लड क्यों नीचे गिरा हुआ है, मतलब ये प्रेग्नेंट थी और इसका मिसकैरेज हो गया, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। कहती प्लीज मेरी हेल्प कर दो। जेम्स कहता है तुम अभी एक्सपोज हो चुकी हो और पूरी तरीके से डूब चुकी हो, तुम्हारा मिसकैरेज भी हो चुका है, मतलब तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा था। सब कहते हैं क्या इसका अफेयर चल रहा था, कितनी गंदी औरत है। औरत विधवा होने के बावजूद प्रेग्नेंट हो गई, मतलब कैसा लवर होगा उसका। उसकी मदर इन लॉ कहती है मतलब तुम फिर से चार्ल्स के बच्चे की माँ बन गई। मन में सोचती है कि आज तुम्हारा बुरा हाल करती हूँ। प्रिंसेस कहती है कि ये तो सच में कोले फैमिली के लिए बहुत ही सेम वाली बात है। अब यहाँ पर मदर इन लॉ को इतना गुस्सा आता है कि जाकर वो फियोना को थप्पड़ मार देती है और नीचे गिरा देती है। सर में से नजरें नीचे झुका दी है, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी बख्श नहीं सकती। कहती है माँ पहले प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो सबके पास जाती है, कहती हेल्प कर दो, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है। अपनी लवर का नाम बता दो वरना चार्ल्स को पता चलेगा, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा। प्रिंसेस कहती है लवर का नाम बता दो तो मैं डॉक्टर को अभी बुला लूंगी। यहाँ पर फियोना बिल्कुल भी नाम नहीं लेती है तो प्रिंसेस भी फियोना को एक थप्पड़ मार देती है। कहते देखो कितनी सेमलेस है, अभी तक नाम नहीं ले रही है, पता नहीं कैसे लड़के को लवर बना रखा है जो इसके काबिल भी नहीं है, इसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता है, मतलब वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वहां पर सब लगातार मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो कहती प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरे बच्चे को बचा लो, पता नहीं मेरा बच्चा ठीक है या नहीं है। प्रिंसेस कहती इसे जेल में डाल दो क्योंकि ये इसी लायक है। कहती है नहीं नहीं प्लीज मुझे ये जेल में मत डालो। सब कहते हैं पहले इसके लवर को तो ढूंढ लो, दोनों को साथ में मौत के घाट उतारेंगे, तभी पता चलेगा। ये उसको कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जबरदस्ती उसको घसीट कर ले जाते हैं। तब तक पीछे से चार्ल्स आ जाता है, कहता है कि ये मेरी वाइफ है, अपनी माँ को धक्का दे देता है और सबसे पहले उस दासी को एक थप्पड़ मारता है। दोनों दासियों को थप्पड़ मारता है, उसे नीचे गिरा देता है। कहती है प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। यहाँ पर चार्ल्स बोलता है डॉक्टर कहाँ पर है। प्रिंसेस कहती है ये सब क्या है। यहाँ पर चार्ल्स गुस्से में बोलता है कि अगर आज फियोना को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम सब में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो उन सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहां पर उसको अपनी बाहों में उठाकर लेकर चला जाता है। कर्नल इसके हस्बैंड है, मतलब अभी तक दोनों साथ में रहते। प्रिंसेस कहती है कि चार्ल्स तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पर मदर इन लॉ कहती है सब कुछ एक्सपोज हो गया, फियोना ने मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा ही होगा, देखो ना मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। प्रिंसेस गुस्सा कर रही होती है, क्या मैं उससे गंदी दिखती हूँ। देखते हैं प्रिंसेस के फादर वहां पर आ जाते। कहती क्यों फादर क्यों, क्या फियोना मेरे से ज्यादा सुंदर है, मैं इतनी सुंदर हूँ फिर भी ये सब क्यों हुआ। पर उसके फादर उसको थप्पड़ मार देते हैं, कहते हैं कि जाओ पार्टी खत्म हुई, और उस प्रिंसेस नीचे ही पड़ी हुई होती है। प्रिंसेस को उठाकर ले जाया जाता है। फिर जेम्स कहता है कि ये दोनों साथ में क्यों है, मुझे बताओ ना माँ, मुझे बताओ। कहती है ये सब मेरी गलती है, मैंने उन दोनों को एक साथ सोने के लिए कहा था। यहाँ पर जेम्स को एक एक बात समझ में आने लगती है कि इन दोनों का अफेयर बहुत शुरू से चल रहा था और मुझे पता तक नहीं चला। दोनों बच्चे सच में रियल बच्चे हैं। शेरा को गुस्सा आता है कि वो मुझसे बेटर नहीं हो सकते, उसके दो बच्चे नहीं हो सकते। चार्ल्स भले ही उसकी केयर करता हो लेकिन मैं घर की क्वीन बनकर ही रहूं। रो रही होती, हंस भी रही होती, कहती मैं स्टूपिड हूँ, मैं आज तक जान ही नहीं पाई, मैं इतना अपने ऊपर प्राउड फील करती थी लेकिन आज इतनी रेडिकुलस बात हो गई। उसका अफेयर चल रहा था, इसकी रिपोर्ट राजा को करेंगे। इधर फियोना को पता चलता है कि उसका बच्चा ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। चार्ल्स कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मुझे
आने में देर हो गई। उसने तुम्हें ड्रग दिया था, इसी वजह से ऐसा हुआ, और अगर मैं सही टाइम पर ना आता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। लेकिन तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो, तुम्हें रिवील कर देना चाहिए। कहती है कैसे रिवील कर दूं, मेरे रिवील करने से तुम्हारा फ्यूचर खतरे में पड़ जाता और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। कहता है अच्छा, शुरू से लेकर आज तक तुम इसी वजह से डर रही हो कि कहीं मेरा मेरा पद नीचे ना हो जाए, लोग मुझे गलत नजरों से ना देखने लगे। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे शादी की, मेरी एक बात से सब कुछ चेंज हो सकता है। कहता है चेंज हो जाए तो हो जाए, लेकिन अब सब बात सबके सामने आ गई है, तो इतना याद रखो कि तुम मेरी और तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। कहती हाँ मैं पूरा साथ दूंगी, वैसे मैजेस्टी को कहीं ना पता चल जाए। तब तक दासी आती है, बताती है कि क्राउन प्रिंस ने आपको बुलाया है। कहते ठीक है चलो, आज सब कुछ हो ही जाए आमने सामने। वो डर भी रही होती है, लेकिन दोनों अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं। जाते हैं क्राउन प्रिंस के पास, जहाँ पर जेम्स बताता है कि मेरे बड़े भाई का अफेयर मेरी वाइफ के साथ चल रहा था। रिलेशनशिप इन लोगों का इतना आगे बढ़ गया कि इन दोनों के 2 बेटे भी हुए। वहां पर सारे गवर्नर सब लोग कह रहे होते हैं कि इन्हें पनिश किया जाना चाहिए, इतना पनिश कि आगे से कोई भी इस तरह का रिश्ता ना कायम कर सके। जेम्स हंस रहा होता है कि अब तुम सब कुछ गवा दोगे और तुम्हारी जगह मैं ले लूंगा, और तुम्हारी मौत ऐसी होगी ना ये लोग देखकर तुम पर हंसेंगे। तभी क्राउन प्रिंस चाल से कहते उठो और अपनी बात कहो, लेकिन मंत्री कह रहे थे कोई इतना बोल्ड खतरनाक कैसे हो सकता है कि अपनी सिस्टर इन लॉ से रिलेशनशिप कायम करके रखा है। कहता है तो फिर मैं क्या करता बताओ ना। मंत्री कहते क्या करते, ये गलत है और तुम इस तरह की बात नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी मर्यादा का पता होना चाहिए था। तब वहां पर वो सर अपना नीचे झुकाता है, कहता है कि माफ करिएगा क्राउन प्रिंस, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बोलने की इजाजत दी जाए। क्राउन प्रिंस आते हैं, कहते हैं क्या तुम फियोना हो। कहती है कि हाँ मैं फियोना हूँ। अब यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं माय डियर मिनिस्टर, सब लोग शांत हो जाओ, जो इसने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था और मुझे बता दिया था, इसी वजह से मैंने मैरिज का डे केयर भी दिया था। पर चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि तुमने क्या किया है। तुम शादी की रात फियोना को छोड़कर चले गए क्योंकि सिरा रो रही थी। मेरी माँ ने मुझे ड्रग दिया था कि मैं फियोना के साथ नाइट स्पेंड कर सकूं। मेरे 2 बच्चे हुए और मुझे उससे प्यार हो गया, इसमें मेरी गलती कहाँ है। मैं फियोना से प्यार कर रहा हूँ और मेरे भाई ने किसी दूसरे से शादी कर ली, उसका एक बच्चा है, तो आप बताओ मेरी गलती कहाँ पर है। सारे मंत्री एक एक करके माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि जेम्स का अफेयर कहीं और ही चल रहा था, इसने फियोना को भी धोखा दिया है। जेम्स और सिरा के ना पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों को 50-50 कोड़े मारने को कहा जाता है ताकि दोबारा ये गलती ना हो। दोनों कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम दोनों ना परफेक्ट मैच हो और विलेन के कहने पर कुछ नहीं होता है। वैसे भी मैंने डे केयर जारी कर दिया था, दोबारा डे केयर पूरे महल में जारी कर देता हूँ कि तुम दोनों की लीगल शादी है। वो उसका हाथ पकड़ता है और वहां से जाने लगता है। दोनों की परफेक्ट जोड़ी अब सबके सामने आ गई थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कहता है कि आज के बाद से अब मुझे कभी भी मत छोड़ कर जाना। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।